तो यार वानखेड़े का मैदान, एमएस धोनी एंड एमएस धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल। ये तो बहुत देखा देखा सा लग रहा है, जाना पहचाना सा लग रहा है, सुना सुना सा लग रहा है, राइट? ऐसा ही कुछ हुआ है यहाँ पे वानखेड़े के मैदान में फिर से। और प्रोबेबली जो शायद से एमएस धोनी का बतौर आईपीएल प्लेयर लास्ट वानखेड़े अपीयरेंस भी हो सकता है। बतौर प्लेयर देखना होगा, पता नहीं अगर ये लास्ट आईपीएल होता है एमएस धोनी का तो ये आखिरी मैच था उनका वानखेड़े में। और क्या गिफ्ट देकर गए हैं वानखेड़े की ऑडियंस को, क्या गिफ्ट देकर गए हैं मुंबई की ऑडियंस को। मजा आ गया है। जो बल्लेबाजी उन्होंने की है वो 42 ईयर यंग प्लेयर दिखाई दी है। मैं तो कहता हूं यार T20 वर्ल्ड कप की टीम में ऋषभ पंत, संजू सैमसन, केएल राहुल, जितेश शर्मा, किसी को मत लेके जाओ, आप ले जाओ एमएस धोनी को। अभी भी उसी तरह से फिनिशिंग कर रहे हैं जिस तरह से जाने जाते थे शुरुआत में। विंटेज धोनी देखने को मिल रहे हैं। आते ही 3 छक्के लगा दिए हार्दिक पांड्या को। एक्चुअली उनको जिनको जो इतना आइडलाइज करते हैं एमएस धोनी को बतौर कप्तान भी और बतौर प्लेयर भी, वो रोल जो निभाना चाह रहे हैं हार्दिक पांड्या, उनके खिलाफ ही लगा दिया। और हार्दिक पांड्या का रिकॉर्ड इतना अच्छा था एमएस धोनी के खिलाफ बतौर गेंदबाज, तो कहीं ना कहीं आज वो उल्टा कर दिया, एकदम रिवर्स कर दिया। क्या बल्लेबाजी की एमएस धोनी ने, दिल खुश हो गया। आज हिंदुस्तान के सब लोग बहुत चैन की नींद सोएंगे। एक्चुअली वीकेंड जो है वो एकदम सॉर्टेड गया है। लास्ट में जो रैप अप हुआ है इस वीकेंड का, क्या गजब हुआ है। और मंडे ब्लूज नहीं होंगे किसी को भी इस बार, एंड थैंक्स एमएस धोनी फॉर दैट। एग्जैक्टली। और अब अगर बात करें यहाँ पे जिस तरह से मैच हुआ है यार, एल क्लासिको फॉर अ रीजन, जो मतलब इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जी थी पूरे ऑडियंस में, क्राउड में, उसके बाद सब लोग जो घर पे बैठ के देख रहे होंगे, आई एम प्रीटी श्योर कि उनके साथ भी यही हो रहा होगा। जो मजा आया है शुरुआत से लेके अंत तक इस मैच में वो अलग लेवल था। हिटमैन का शतक भी आया लेकिन लूजिंग कॉज में आया। और अच्छी बात यह है कि रोहित शर्मा ने रन्स बनाए, जो इतने अच्छे अच्छे स्टार्ट्स मिल रहे थे उसको कन्वर्ट किया, वो देखकर अच्छा लगा। लेकिन इस सब के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। और उससे सबसे पहले बात करते हैं भाई एमएस धोनी की पारी जो आई है। उससे पहले देखा जाए कि एमएस धोनी ने जो रन्स बनाए हैं वो तो ठीक है, लेकिन उससे पहले शुरुआत जो हुई थी, बहुत थोड़ी शुरुआत ऐसी नहीं हुई थी, अच्छी नहीं हुई थी। और जो ऋतुराज गायकवाड़ थे वो कहीं ना कहीं थोड़ा संभल के खेले। शुरुआत में विकेट गिर गया, अजिंक्य रहाणे की जल्दी उनको निकलता तो ओपन करवाया गया ताकि शायद जल्दी ओपनिंग में आके पावर प्ले में रन्स बना दे, बट नहीं हुआ। रचिन रविंद्र भी थोड़ा सा साथ दिया ऋतुराज गायकवाड़ का, उसके बाद वो भी चले गए। फिर आए ऋतुराज गायकवाड़ के साथ शिवम दुबे, और क्या बल्लेबाजी की दोनों के दोनों ने। ऋतुराज गायकवाड़ पिछले मैच से कॉन्फिडेंस लेके आए हैं, जो अच्छी फॉर्म दिख रही है। और शुरुआत में थोड़ा वक्त लगा लेकिन फिर भी 150 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते जाए, और उसके बाद आगे जाके भी रन बनाए और एक और अर्धशतक लगाया। बहुत ही जबरदस्त, उम्दा। और साथ में जो ओवरऑल साथ दिया शिवम दुबे ने वो भी गजब का था। शिवम दुबे ने स्पेशली मतलब आज जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने उनके खिलाफ रणनीति लगाई थी कि पेसर पे पेसर, जैसे वो आए तो पेसर से लगा दिए, और उनको लग रहा था कि यार शॉर्ट बॉल डालेंगे और आउट हो जाएंगे। शिवम दुबे ने कहा नहीं, ऐसे मत सोचो, क्योंकि मैं अब तैयारी करके आया हूं और मैं बेहतर बल्लेबाज बनकर आया हूं। शिवम दुबे ने लगाए बाउंड्रीज पे बाउंड्रीज, उन्होंने कोई रिस्की शॉट नहीं खेला, हवा में ज्यादा शॉट नहीं खेले, एंड दैट इज द रीजन कि 2 छक्के लगाए सिर्फ पूरी पारी में, लेकिन साथ में लगाए थे 10 चौके। 38 गेंदों में 66 रनों की पारी, 10 चौके 2 छक्के, तो सिर्फ बाउंड्रीज पे खेला और उन्होंने दिखाया कि कैसे पेसर्स को खेला जा सकता है। और यही चूक हुई शायद से हार्दिक पांड्या से भी कि उन्होंने स्पिनर्स को लगाया ही नहीं उनके खिलाफ, जहां पे शायद उम्मीद बन सकती थी अगर नबी का वो चौथा ओवर भी आप एक डलवा देते, और साथ में श्रेयस गोपाल जिन्होंने सिर्फ 1 ओवर डाला, क्योंकि जस्ट बिकॉज आपको लग रहा था कि शायद शिवम दुबे जो है वो स्पिनर्स पे बहुत हावी होते हैं, तो आपने रिस्क लिया ही नहीं। और रेदर देन आप यू वेंट विद योर पेसर्स, एंड देन वो तो हशर तो वहां पे भी सेम हुआ, तो कुछ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। उसके साथ साथ जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी जो थी ओवरऑल वो कुछ कामयाब नहीं हुई, बिकॉज आप उनको रेगुलर इंटरवल्स पे लेकर आ रहे थे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अच्छे से गेंदबाजी नहीं करवाई, प्रॉपर स्पेल नहीं डलवाया, वो चीज कहीं ना कहीं खा गई शायद से यहाँ पर मोमेंटम भी। जसप्रीत बुमराह पहले आते हैं, चौथे ओवर डालते हैं सबसे पहली बार, उसके बाद सीधा 9 ओवर डालते हैं, बीच में कोई ओवर नहीं डाला, उसके बाद 17वां ओवर डालते हैं और फिर 19वां डालते हैं। किफायती गेंदबाजी रही जसप्रीत बुमराह की, नो डाउट, और ऑब्वियसली कौन उनके सामने रिस्क लेगा, लेकिन बाकी गेंदबाजों का क्या? नबी और जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई भी किफायती गेंदबाज नहीं रहा। 6 से कम की इकोनॉमी किसी की नहीं रही, और सिर्फ नबी और जसप्रीत बुमराह थे जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, वहां पे किफायती रहे, जिनके खिलाफ ज्यादा रन्स नहीं बनाए गए सीएसके के बल्लेबाजों के खिलाफ। लेकिन उसके अलावा सबका मतलब मेरे को लगता है कि अच्छे से धुलाई की है, और 12 से ऊपर की रन रेट रही है ओवरऑल बाकियों के खिलाफ। और सबसे बड़ा गेम चेंजिंग टाइम तब था जब 10 से 15 ओवर के बीच में 84 रन लगे 14 की एवरेज के साथ, और क्या जबरदस्त पार्टनरशिप थी वो 90 रनों की बिटवीन ऋतुराज गायकवाड़ एंड शिवम दुबे। उसके बाद फिर भाई शिवम दुबे ने जो कराया था वो तो कर ही रहे थे, उसका डैरेल मिचेल आए, नहीं चल रहे थे। मेरे को लगता है वहां पर समीर रिजवी को आना चाहिए था, उनको अगर आप चांस देते तो वो शायद और अच्छा बेहतर कर सकते थे, और समझ में आता कि वो क्या इस कंडीशन के लिए बने हैं, क्योंकि हमने देखा है पहले राशिद खान के खिलाफ किस तरह से उन्होंने छक्के लगाए थे, तो वो बड़े शॉट्स लगा सकते थे। आई थिंक ये एक चीज कर सकते थे, बट नहीं हुआ, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद
फिर बाद में डैरल मिचेल जैसे आउट होते हैं, तब भी ऐसा लगा नहीं कहीं भी कि यार पकड़ से ना बहुत दूर गया हुआ मैच। फिर आए MS धोनी, यार 4 गेंदे 20 रन बना दिए, 3 छक्के हार्दिक पांड्या को लगा दिए, क्या गजब की बल्लेबाजी। लेकिन सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे हार्दिक पांड्या की इतनी ऑर्डिनरी कैप्टनसी और इतनी ऑर्डिनरी गेंदबाजी हो रही थी, तो वो कहीं ना कहीं बैकफायर कर गई। और इस सब चीजों से ऐसा लगता है कि हार्दिक पांड्या को जो भी बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स हो रहे हैं, उन चीजों का इफेक्ट तो हो रहा है, चाहे वो कितना स्माइल करे कितना भी करे, सब यही कह रहे हैं कि उनको अफेक्ट हो रही हैं चीजें, एंड दैट इज द रीजन ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म दैट वेल एज वेल। और अब अगर हम बात करें मुंबई की गेंदबाजी की, तो नबी ने 3 ओवर में 19 रन डाले, बहुत अच्छी गेंदबाजी। फिर जसप्रीत बुमराह थोड़े अच्छे रहे, 4 ओवर 27 रन दिए, विकेट कोई नहीं मिला। 2 विकेट हार्दिक पांड्या को मिले, लेकिन 14.3 की इकोनॉमी के साथ उन्होंने रन भी लुटाए हैं। आकाश मडवाल महंगे साबित हुए, रोमारो शेफर्ड 2 ओवर में 33 रन दिए हैं, सब महंगे साबित हो रहे थे। लेकिन श्रेयस गोपाल से गेंदबाजी नहीं कराई, स्पिनर्स को लेकर ही नहीं आए हार्दिक पांड्या। मेरे को लगता है ये बहुत बड़ा एक बैकफायर करेगा डिसीजन कि आप स्पिनर्स को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, गेम की पेस को चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे MI की बल्लेबाजी की, तो कहाँ दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं आई। 7 ओवर में 70 रन बने हुए थे, बहुत ही अच्छा रन रेट चल रहा था, 10 की रिक्वायर्ड रन रेट तो थी, तो उसके हिसाब से आप एकदम सही जा रहे थे। लेकिन मतीजा पतिराना आते हैं, फिर मतीजा पतिराना आते हैं और 2 विकेट ले जाते हैं। ईशान किशन और आपके लास्ट मैच के हीरो सूर्य कुमार यादव को 0 पे आउट कर देते हैं, और वहां से मेरे को लगता है गेम का फेरबदल होना शुरू होता है, काया पलट भी शुरू होती है। उसके बाद फिर से तिलक वर्मा और रोहित शर्मा की जो पार्टनरशिप जमती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आ जाते हैं मनीषा पतिराना। वो कहते हैं अब हम आए हैं तो खाली हाथ जाएंगे नहीं, तो इसलिए मनीषा पतिराना कहते हैं मैं आपको तिलक वर्मा साथ देकर चलता हूँ। तिलक वर्मा के बाद आते हैं हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या कुछ भी नहीं कर पाते, स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं, थोड़ी सी 6-7 गेंदे खेल जाते हैं, लेकिन रन बनते नहीं है उनसे। सिर्फ 6 गेंदों में 2 रन बना के जाते हैं हार्दिक पांड्या। उसके बाद टिम डेविड, वो भी उनके खिलाफ जो बहुत अच्छी रणनीति अपनाई थी CSK ने, वो ये थी कि उनको आउटसाइड ऑफ गेंदबाजी कर रहे थे, बिकॉज सबको पता है कि वो जो अगर उनके रडार में आएगी और बॉडी लाइन के आसपास आएगी, तो वो सीधा लेग साइड में घुमाएंगे और आपको छक्के लगाएंगे। तो वो चीजों का ध्यान रखते हुए उनको एक बहुत अच्छे तरीके से टैक्टिकली गेंदबाजी हुई, आउटसाइड ऑफ रखा, और उसका नतीजा यही था कि वो विकेट दे बैठे। एंड देन लेटर ऑन रोमारो शेफर्ड आए, जैसे ही रोमारो शेफर्ड आए और चले गए, मनीषा पतिराना का बोल्ड मारा था, मतलब बहुत बढ़िया, मजा आ गया था। तो मनीषा पतिराना 21 वर्षीय, उधर MS धोनी 42 वर्षीय, मतलब डबल दी एज। सब कुछ इन्हीं 2 उम्र के बीच में हो रहा है। जो भी काया पलट हुई है इस गेम में, इन 2 प्लेयर्स ने की है। क्या गजब का मतलब मैच है यार, ये क्या संजोग है कि इतना सीनियर प्लेयर और इतना ज्यादा यंगस्टर, एक इतना यंग प्लेयर खेल रहा है एक ही मैच में, और एक साथ एक ही टीम में खेल रहे हैं, और क्या मजा आ रहा है देखते हुए। तो बेबी मलिंगा ने क्या गजब की गेंदबाजी की है। जो मुंबई इंडियंस के लिए मलिंगा करते थे, वो चीज चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बेबी मलिंगा कर रहे हैं। आई गेस मुंबई इंडियंस को थोड़ा सा अपनी मेडिसिन का टेस्ट मिला है यहाँ पे, राइट, है ना। हो सकता है, नो बिग डील। और उसके साथ साथ अब अगर आगे चले तो क्या हुआ उसके बाद, रोहित शर्मा के बारे में अगर हम बात करें थोड़ी सी, रोहित शर्मा थोड़ा सा मतलब अनलकी रहे, उनको थोड़ा सा वक्त नहीं मिला और बहुत जल्दी जल्दी विकेट्स गिरती रही, और साइड में वो खड़े रहे, सिंगल डबल निकालने लगे, प्रेशर आने लग गया, तो ज्यादा रन्स जो है वो तेजी जो है वो कम हो गई एकदम से, और वही बैकफायर कर गई रोहित शर्मा के साथ भी। तो प्रेशर जो था वो पूरा अपने ऊपर ले लिया, और रन्स बन नहीं पा रहे थे, और साथ में विकेट्स में कोई साथ देने वाला था नहीं। वो खड़ा हूँ आज भी वहीं, दिल ये बेकरार है, वो गाना चल रहा होगा बैकग्राउंड में, लिटरली मतलब तू चल में आया वाली स्थिति हो गई थी, और उसी के चलते यहाँ पर मुंबई इंडियंस हार गई। इवन दो रोहित शर्मा के बल्ले से शतक आया, उन्होंने सेलिब्रेट तक नहीं किया, उनका कुछ मन नहीं किया। आई डोंट थिंक ही वाज इवन हैप्पी। उनको 2-3 अवार्ड्स भी मिले अलग अलग तरह के, बट ही वाज नॉट हैप्पी एट ऑल, बिकॉज एंड ऑफ द डे एक क्रिकेटर यही चाहता है कि उसका परफॉर्मेंस जो है विनिंग कॉज में है, लूजिंग कॉज में नहीं। और शतक आ रहा है T20 में, मतलब क्या बोले, थोड़ा सैड था। लेकिन सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि 20 रन से CSK जीत गई थी, और वो जो 20 रन का मार्जिन था वो बचाया था MS धोनी ने। MS धोनी के वो 20 रन सबको याद रहेंगे, और उसके बाद जिन जिन लोगों ने लाइव विटनेस किया होगा ना, मैं कह रहा हूँ सालों साल तक नहीं भूलने वाले MS धोनी के पारी, और बहुत ज्यादा सुकून में होंगे। और वो जो 20 रन की जो डिफरेंस थी, जो इनिंग्स थी, एक्चुअली वही डिफरेंस बचा, 20 रन से जीती CSK। तो ऑब्वियसली मतलब यू हैव टू से थाला फॉर अ रीजन, थाला वाज द रीजन, एग्जैक्टली माय पॉइंट, थाला वाज द रीजन। क्या मजा आया है इस मैच में, और फाइनली पहली अवे विन आई है चेन्नई के खाते में इस सीजन में। और अब लखनऊ की टीम से मुकाबला होगा एकाना स्टेडियम में, वहां देखना होगा चेन्नई की टीम किस तरह से परफॉर्म करती है। लेकिन हार्दिक पांड्या के लिए भी यहाँ से सीख होगी, अब किस तरह से आगे टीम को लेकर जाएंगे वो एक सवाल रहेगा। और थोड़ा बहुत मेरे को लगता है कि यहाँ पे फेरबदल होने की जरूरत है। रोमारो शेफर्ड क्या अभी भी टीम में रहना चाहिए? नहीं, पहला हाँ बहुत अच्छा कैमियो खेला, लेकिन उसके बाद कुछ खासा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं।
एक सवाल रहेगा, इसका जवाब देखना पड़ेगा। और इस एल क्लासिको में और क्या चाहिए था? एल क्लासिको में हर बार यही होता है, एमएस धोनी होते हैं, रोहित शर्मा होते हैं और वो परफॉर्म करते रहते हैं और उनका जो रोल है बहुत बड़ा होता है। हाँ, इस बार कप्तानी के तौर पे बड़ा नहीं था बिकॉज वो दोनों कप्तान नहीं थे, लेकिन रोल अभी भी वैसा ही था। लाइमलाइट अभी भी उन दोनों के ऊपर ही थी। रोहित शर्मा शतक लगाते हैं, एमएस धोनी कैमियो करते हैं और उसके साथ साथ स्टंपिंग भी करते हैं, विकेट कीपिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब तो वही है, अभी कहाँ कुछ बदला है। तो बहुत ही मजा आया है और मैं अब आराम से, मतलब मेरे को लग रहा है कि आगे 3-4 हफ्ते मेरे बड़े शांति से जाएंगे, बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छा लगा। एंड आपको कितना अच्छा लगा और आपके लिए बेस्ट मोमेंट कौन सा था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में बता दो जल्दी से कि कौन कौन से मोमेंट आपके लिए फेवरेट थे एंड थाला फॉर अ रीजन लिखना मत भूलना। थैंक यू सो मच।